नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अब सार्क के अध्यक्ष देश नेपाल ने सम्मेलन रद्द कर दिया है। आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन को नेपाल ने रद्द कर दिया है। भारत ने सार्क सम्मेलन के बॉयकॉट के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश शुरू कर दी है और ये उसी का एक नतीजा है। सबसे पहले कल इस्लामाबाद में होने जा रहे सार्क समिट का भारत ने बहिष्कार किया था, जिसके बाद भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी सम्मेलन से बाहर होने का फैसला किया। सार्क के चार्टर के मुताबिक 8 सदस्य देशों में से अगर एक देश भी समिट में हिस्सा लेने से इनकार करता है तो सम्मेलन रद्द हो जाता है और 31 साल के सार्क के इतिहास में 11 बार शिखर सम्मेलन रद्द हुआ है। इस साल सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में होना है। सार्क के 3 अहम देशों अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और भूटान ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। As regards the meddling in the internal affairs, as you have seen, Bangladesh did not take part in the SAARC Home Ministers Conference as well as in SAARC Finance Ministers Conference. In the prevailing circumstances, the government of India is unable to participate in the proposed summit in Islamabad. लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बांग्लादेश की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। सार्क समिट के बहिष्कार का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान में सार्क समिट नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पाकिस्तान के लिए बड़ी फजीहत होगी। अगर बाकी देशों ने भी पाकिस्तान में सार्क समिट का विरोध किया तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। बड़े आयोजनों को लेकर पाकिस्तान की छवि पहले से ही खराब है। ऐसे में सार्क समिट के कैंसिल होने से पाकिस्तान की छवि और खराब होगी। तो आखिरकार हर तरफ से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। हम बताएं आपको, हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रत्युष मिश्रा और साथ ही फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी हैं। जेके त्रिपाठी सर, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। जिस तरीके का भी डेवलपमेंट हो रहा है, पाकिस्तान को पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंह की खानी पड़ी, चारों तरफ से उसको सुननी पड़ रही है आतंकवाद के मुद्दे पर। अब जाकर सार्क सम्मेलन, इतना महत्वपूर्ण सम्मेलन का अगर वो रद्द हो जाता है, तमाम जो कंट्रीज हैं उन्होंने अब कहा है कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। इस पूरी डेवलपमेंट को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं इस डेवलपमेंट को इस तरह से देखता हूं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फराज है और भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है और पाकिस्तान को आइसोलेट करने की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम है। देखिए, अब कोई प्रश्न नहीं रह जाता कि अगर सार्क समिट रद्द हो जाती या नहीं, क्योंकि सार्क के चार्टर के हिसाब से जो भी निर्णय होते हैं सार्क में वो सर्वसम्मति से होते हैं, मेजॉरिटी से या कोरम से नहीं होते। इसका मतलब कि अगर 4 देश, 8 में से 4 देश उससे अलग हैं, समिट में ही नहीं आ रहे हैं, तो बाकी 4 देश मिलकर के किसी भी बात पे कोई निर्णय नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सार्क समिट तो एक तरह से कैंसिल ही है। हाँ, नेपाल हो सकता है नेपाल इससे वॉकआउट न करे, क्योंकि नेपाल ऑलरेडी प्रेसिडेंट है और ऑलरेडी एज प्रेसिडेंट, मतलब एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट नेपाल का फर्ज हो जाता है कि वो जाके वहाँ प्रेसिडेंसी हैंड ओवर करे, अगले उसको अपनी रिपोर्ट दे। लेकिन बाकी देशों में से, मतलब मेरा कि श्रीलंका और मालदीव्स, इसमें तो हो सकता है श्रीलंका भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहिष्कार कर दे। बहरहाल अभी तक भी जितने बहिष्कार हुए, 4 बहिष्कार हो चुके हैं, मतलब 50% सदस्य देश वहां नहीं जाना चाहते और ये पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा है। बहुत शुक्रिया जेके त्रिपाठी जी हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपना व्यू देने के लिए। वाकई, और हम तभी कह रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान को वाकई करारा तमाचा है। मेरे सहयोगी प्रत्युष मिश्रा का रुख करते हैं। प्रत्युष, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की, ऑफकोर्स उसकी खुद की हरकतें हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब सार्क सम्मेलन जैसा जो सम्मेलन है उसमें तमाम जो कंट्रीज है, सार्क कंट्रीज है, वो भी अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। आने वाले टाइम में अब आप इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और कैसे बढ़ेगा? स्वाति, दरअसल पाकिस्तान को उरी हमले के बाद ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की नीति शुरू की ही नहीं थी, उसके पहले से जो चली आ रही थी उसको तेज़ कर दी थी। पठानकोट हमले के बाद ही लगने लगा था कि पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पर अलग थलग करना
ज़रूरी है। इसलिए पाकिस्तान को भारत ने हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूएन का प्लेटफॉर्म हो या सार्क देशों का प्लेटफॉर्म हो, हर जगह ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसे दूसरे देशों को भी इसी तरह से ट्रीट करने की ज़रूरत है, जिसका सार्क देशों में जैसे कि साथ दिया। अफगानिस्तान ने इस मसले पर सबसे पहले खुल करके आया। उसके बाद अब नेपाल का मामला आ गया है कि नेपाल भी, यानी कि सार्क देशों में शिरकत करने वाले 50% देशों ने भारत का साथ दिया है। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी फजीहत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान अब तक जो उसके कारनामे रहे हैं उसको देखते हुए कि पाकिस्तान को थोड़ी सी भी ये फील होगी कि हाँ, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरे जा रहे हैं, घर में घिर रहे हैं, तो थोड़ी सी हमें अपनी नीति को बदलनी चाहिए। पाकिस्तान का ऐसा अब तक कोई इतिहास नहीं रहा है और भविष्य में भी नहीं लगता कि रहने वाला है। लिहाजा भारत के पास दूसरे और भी चीज़ें हैं, जैसे कल MFN पर फैसला लेने जा रही है भारत सरकार। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो पाकिस्तान से छीन सकता है भारत सरकार। दूसरी चीज़ है सिंधु जल समझौते को लेकर के, उसमें भी भारत ने ऐसी नीति चली है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो कुल मिलाकर के ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फजीहत है, लेकिन पाकिस्तान इससे भी सबक ले, फिलहाल ऐसा तो नहीं दिखता। बहुत शुक्रिया प्रत्युष मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए आपका। वैसे इस मामले पर राजनीतिक पार्टियों का भी रिएक्शन आ रहा है, आइए आप सुनाते हैं आपको कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है। अलग थलग करने के बाद भी क्या पाकिस्तान अपना जो उसका एजेंडा है उसको छोड़ने के लिए तैयार है? असल चीज़ ये है कि हमारे 17 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और उसका बड़ा ज़बरदस्त देश में रिएक्शन है। लोग सरकार से एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। देश जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं, इंसानियत और अमन के पक्ष में है, वो एकजुट हैं। और वो ताकतें जो आतंकवाद के आका बनी हुई हैं, आतंकवाद का संरक्षण केंद्र बने हुए हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री बनी हुई है, उनको अलग थलग करने का पूरी दुनिया ने संकल्प लिया हुआ है और वो अलग थलग हो गए। और हम आपको बताएं कि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लग गई है। सेबी ने कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी दी है। सेबी ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। अब कमोडिटी एक्सचेंज सेबी के पास ऑप्शन शुरू करने की अर्जी दे सकते हैं। जी बिजनेस ने सबसे पहले बताया था 28 सितंबर को, यानी आज ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी मिलेगी। बजट में वित्त मंत्री ने कमोडिटी में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया था और साथ ही जानकारों के मुताबिक कमोडिटी में ऑप्शन आने से वॉल्यूम काफी बढ़ेगा। तो हम आपको बताएं कि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि सेबी कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी दे सकते हैं और आखिरकार ये बड़ी खबर आई ही। इसके जरिए हम आपको बताएं क्या होगा। सर्कुलर जारी अब कर दिया गया है। कमोडिटी एक्सचेंज सेबी के पास ऑप्शन शुरू करने की जो अर्जी है वो भी दे सकते हैं। और बजट में भी वित्त मंत्री ने कमोडिटी में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया था। मेरे सहयोगी तरुण से बात करते हैं और इस पूरी खबर को और समझते हैं। तरुण, कमोडिटी बाजार के लिए सेबी का बड़ा फैसला है, क्या बदलाव इससे आएगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सेबी ने आज कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस को अलाउ कर दिया है। ये बात सही है कि इसमें काफ़ी समय लगेगा कि जब जो मार्केट में रोल आउट होने का ऑप्शंस का, लेकिन ये आज एक बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि हेजर्स के लिए मार्केट अब खुलेगा। मार्केट में एक बड़ा दायरा बढ़ेगा और मार्केट का डीपन और ज़्यादा मार्केट इसमें होगा। और जिन कमोडिटीज़ में उम्मीद की जा रही है जिसमें कमोडिटी ऑप्शन स्टार्ट हो सकते हैं, सबसे पहले गोल्ड सिल्वर एक ऑप्शन हो सकता है नॉन एग्री के लिए, और एग्री के अंदर सोयाबीन और ग्वार जैसे काउंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये चारों ही कमोडिटीज़ काफ़ी वॉल्यूम है इन कमोडिटीज़ में। और इसके साथ साथ ये इन कमोडिटी रूपी में एक तरीके का कन्वर्जन होता है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सेबी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता। वो सिर्फ वो उन कमोडिटीज़ को अलाउ करेगा जहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, जिनमें जो ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, उन्हीं कमोडिटीज़ को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। 22 जुलाई की जो कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसमें भी साफ तौर से यह था कि ऑप्शंस को अलाउ किया जाए, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट में एक एग्री और एक नॉन एग्री कमोडिटीज़ को इंक्लूड किया जाए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 26
29 सितंबर को ही हमने बता दिया था कि 28 सितंबर को सेबी कमोडिटी ऑप्शंस के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगा, लेकिन अब इसके बाद एक्सचेंजेस सेबी के पास जाएंगे और बताएंगे कि वो किस तरीके का ऑप्शन लेके आना चाहते हैं, अमेरिकन लेके आना चाहते हैं, यूरोपियन लेके आना चाहते हैं, किन किन कमोडिटीज में लाना चाहते हैं। तो लिहाजा एक बड़ा फैसला यहाँ पे सेबी ने किया है। सेबी एफएमसी मर्जर को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इस सेबी एफएमसी मर्जर के दिन आज सेबी ने एक बड़ा तोहफा मैं कहूंगा कि कमोडिटी ट्रेडर्स को दिया। जी, बहुत शुक्रिया तरुण इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए आपका। चलिए अब खबर आ रही है मुंबई से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वो एक परिवार एक कार की पॉलिसी पर विचार करे, साथ ही वाटर ट्रांसपोर्ट के विकल्प पर भी विचार करे ताकि शहर में पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। हाईकोर्ट ने इस बारे में रीजनल प्लानिंग एजेंसी MMRDA, BMC, राज्य के शहरी विकास विभाग और ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में एक साथ बैठकर हल निकालने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने सुझाव शहर में पार्किंग की समस्या से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट ने कहा कि शहर में अनाधिकृत पार्किंग बड़ी समस्या है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। मेरे सहयोगी अनुराग से बात करते हैं। अनुराग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रणनीति है, लेकिन एक परिवार और एक गाड़ी होने का जो सुझाव दिया गया है, लगता है वाकई हकीकत में तब्दील हो पाएगा पार्किंग की समस्या और ट्रैफिक की समस्या से जूझने के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है और बाकी की अथॉरिटीज है उनको ये सुझाव दिया है कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि मुंबई के अंदर जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या है और जो भी रोड्स है उनके दोनों तरफ काफी हद तक एनक्रोचमेंट हुआ है और एक ही फैमिली मेंबर है, उन कई सारी गाड़ियां होती है लोगों के पास, तो उसी को देखते हुए एक कैप लगाने का सुझाव दिया है हाईकोर्ट ने। लेकिन उसमें ये भी कहा है कि एक किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे लोगों को ज्यादा असुविधा भी नहीं हो और एक तरीका तय किया जाए कि परिवार ने क्या उसका एक तरीका होगा कि राशन कार्ड के आधार पर जो राशन कार्ड में जिस लोगों के नाम है उसी को आधार माना जाए और उससे तय किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है और एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है तो गोइंग फॉरवर्ड एक काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है मुंबई जैसे शहर के लिए। तो उसी पर चिंता जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने एक PIL के रिस्पॉन्स में ये जो अथॉरिटीज है उनको ये निर्देश दिया है।